इमेजिन करो कि आप एक कैसीनो में बैठे हो और जुआ खेल रहे हो। आप पिछले 4 बार से हार रहे हो और आपने बहुत सारे पैसे खो दिए हैं। फिर सामने वाला आपसे डबल की बैट लगाता है, जिसका मतलब है अगर आप नेक्स्ट बाजी में जीत गए तो आपने अभी तक जितना भी हारा है उसका डबल पैसा आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप हार गए तो आपने जितना हारा है उसका डबल सामने वाले को देना होगा। इस केस में आप क्या करोगे? ज्यादातर लोगों को लगता है कि क्योंकि वो पिछले 4 बार से हार रहे हैं, उनका इस केस में जीतना तो फिक्स है। उन्हें लगता है कि दुनिया में एक बैलेंसिंग फोर्स है जो कि चीजों को बैलेंस कर रही है। अगर पिछले 7 बार से आपको लूडो में 6 नहीं आ रहा है तो आपको लगता है कि 8वीं बार से 6 आने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लूडो में आपके 6 आने के चांसेस 16.67% ही है। ये एक कॉमन माइंड ट्रैप है जिसे हम गैम्बलर्स फैलेसी कहते हैं। यही सेम चीज हमारे साथ मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन में भी होती है। जब एक लाइन से हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर सी आने लगे तो हमें डाउट होने लगता है कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। अगर कॉइन उछालते हैं 5 बार हेड्स आ गया तो हमें लगता है कि 6ठी बार टेल्स आएगा, जबकि कॉइन की कोई मेमोरी नहीं होती, उसे नहीं पता है कि मैं 5 बार हेड्स गिर गया तो 6ठी बार टेल्स गिरना है। इस वीडियो में मैं आपको 14 माइंड ट्रैप्स के बारे में बताने वाला हूं। ये माइंड ट्रैप्स आपको समझदारी से फैसला लेने से रोकते हैं और कभी-कभी आपका बड़ा नुकसान भी करवा देते हैं। तो चलिए आते हैं अपने दूसरे माइंड ट्रैप पर, जिसका नाम है कॉग्निटिव डिसोनेंस। आपने लोमड़ी और अंगूर की कहानी तो सुनी होगी। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते तो वो बोलती है जाने दो यार, वो अंगूर वैसे भी खट्टे हैं, मुझे चाहिए भी नहीं। जब हम लाइफ में किसी चीज को हासिल नहीं कर पाते तो हम खुद को ये यकीन दिला देते हैं, खुद को समझा देते हैं कि हमारे लायक नहीं। जैसे जगजीत सिंह जी की गजल में 2 लाइन्स थी कि आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर हमने दिल को समझाया। अगर हम एक इंटरव्यू में फेल हो जाएं तो हम खुद को बताते हैं कि इंटरव्यूअर फेयर नहीं था, उस जॉब में वैसे भी बहुत काम करने पर बहुत कम पैसे मिल रहे थे। जब हम स्कूल के टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो हम खुद को समझाते हैं कि यार ये तो क्लास टेस्ट था, ये मैटर नहीं करता, बोर्ड एग्जाम्स मैटर करते हैं। और जब हम बोर्ड एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं तो हमें थॉमस अल्वा एडिसन का कोट याद आने लगता है कि एक कागज का टुकड़ा मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। इस थिंकिंग एरर को ही कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। अगर आप किसी काम में फेल हो रहे हो तो काम को बुरा बोलने से पहले आप खुद के अंदर झांक कर देखो कि आप किस तरह से बेटर कर सकते थे। आपको काम करने से पहले कैसे पता लग गया कि वो काम बेकार है, और अगर वो काम बेकार है तो आप उसमें इतने इंटरेस्टेड क्यों थे? नंबर 3 है स्पॉटलाइट इफेक्ट। हम सभी की सेल्फ इमेज थोड़ी सी गलत है। हम असल में जैसे हैं हम अपने बारे में वैसा नहीं सोचते। इस वजह से हम कभी-कभी कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिससे हमें बेकार की टेंशन होती है। फॉर एग्जांपल, जब आप फर्स्ट डे जिम जाओगे तो आपको शर्ट उतारने में काफी शर्म आएगी। आपको लगेगा कि लोग आपका दुबला पतला सा शरीर देखकर या फिर आपकी बाहर निकली हुई टोन को देखकर आपको जज कर रहे हैं। आपको 2 किलो की प्लेट्स उठाने में शर्म आएगी क्योंकि आपको लगेगा कि लोग आपको इतने हल्के वेट्स उठाने के लिए जज कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि कोई आपकी तरफ देख भी नहीं रहा है। लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं, वो अपने रेपुटेशन और सेट्स काउंट कर रहे हैं, वो अपनी बर्न कैलोरीज काउंट कर रहे हैं, या फिर वो भी आपकी तरह यही सोच रहे हैं कि आप उन्हें जज कर रहे हो जबकि आप उन्हें नोटिस भी नहीं कर रहे हो। ये चीजें हमारे साथ अक्सर होती हैं। जब हम घर से बिना प्रेस की हुई शर्ट पहनकर बाहर चले जाएं या जब हम क्लास में किसी क्वेश्चन का आंसर देते वक्त थोड़े से हकला जाएं तो हमें लगता है कि लोग हमें जिंदगी भर उसी के लिए जज करेंगे। लेकिन असल में लोग अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं और वो आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आपको अपनी इमेज पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए? नहीं, आपका फर्स्ट इंप्रेशन मैटर करता है। नंबर 4 है एंकरिंग इफेक्ट। जब आप 15 लाख की गाड़ी खरीद रहे होते हो तो कार सेल्समैन कभी-कभी आपसे कुछ इस तरह की बातें करता है। सर क्या आप कार के सीट कवर्स को अपग्रेड करके और अच्छे कवर्स लगाना चाहेंगे? सिर्फ 50,000 के। सर क्या आप कार का इंश्योरेंस लेना चाहेंगे? 40,000 रुपए का है 1 साल का। सर क्या आप कार का डैशबोर्ड एनालॉग्स अपग्रेड करके डिजिटल करवाना चाहेंगे? सिर्फ 75,000 रुपए में। अब आप दिमाग लगाकर सोचो, अगर कोई इंश्योरेंस सेल्समैन आपके दरवाजे पर आकर आपको 40,000 रुपए पर ईयर के इंश्योरेंस लेने को कहेगा तो आप नहीं लोगे। ठीक उसी तरह अगर कोई 4 सीट्स कवर के लिए आपसे 50,000 रुपए मांगेगा तो आप नहीं लोगे। लेकिन जब कार खरीदते वक्त आपको ये सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं तो आप इसे ले लेते हो। यहाँ पर एंकरिंग इफेक्ट अपना काम कर रहा है। 15 लाख रुपए के आगे 50,000 रुपए का खर्चा ज्यादा नहीं लगता। ठीक इसी तरह जब आप रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करते हो तो आपका बिल 500 का बनता है तो आप 50 रुपए की फ्राइज भी ले लेते हो क्योंकि 500 के सामने 50 रुपए ज्यादा महंगे नहीं है। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आप 100 ग्राम उबले आलू के 50 रुपए नहीं देने वाले। इसलिए जब आप कोई भी सामान खरीदो तो सबसे पहले सारे फैक्ट्स को एनालाइज करो। क्या ये सीट्स वाकई में 50,000 के लायक है या किसी और शॉप पर ये सीट कवर्स मुझे 10,000 में मिल जाएंगे? मोर इंपोर्टेंटली, क्या मुझे वाकई में सीट अपग्रेड्स कराने की जरूरत है या कार के साथ मिलने वाले सीट कवर्स ऑलरेडी कंफर्टेबल है? इन सारे फैक्ट्स और अपनी जरूरतों को दिमाग में रखकर ही कोई फैसला लो। नंबर 5 है हेलो इफेक्ट। इन 2 सेंटेंसेस को ध्यान से सुनो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन तुम एकदम बेवकूफ इंसान हो। दूसरा सेंटेंस, तुम वैसे तो बहुत बेवकूफ हो लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों ही सेंटेंस में एक ही बात कही जा रही है लेकिन सेकंड सेंटेंस सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। अगर आपके सामने एक सीक्वेंस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रखी जाए तो आपके दिमाग पर बाद में आने वाली इन्फॉर्मेशन का असर पहले वाली इन्फॉर्मेशन के कंपैरिजन में ज्यादा पड़ेगा। इसलिए अगर मैं आपसे कहूँ कि इस कोर्स की हेल्प से आप बहुत पैसे कमाओगे, आप अपने सारे सपनों को पूरा कर पाओगे और अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जी पाओगे, लेकिन ये कोर्स बहुत महंगा है, आपको इसमें बहुत मेहनत करनी होगी और चांसेस है कि आप फर्स्ट टाइम में फेल भी हो जाओ, तो आप मेरा कोर्स खरीदने में थोड़ा सा हेजिटेट करोगे। लेकिन अगर मैं इसी बात को दूसरी तरह से कहूँ, ये कोर्स बहुत महंगा है, आपको इसमें बहुत मेहनत करनी होगी, चांसेस हैं कि आप फर्स्ट टाइम में फेल हो जाओ, लेकिन इस कोर्स की हेल्प से आप बहुत पैसे कमाओगे, आप अपने सारे सपनों को पूरा कर पाओगे और अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जी पाओगे। तो सेम चीज थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो जाती है। बाद में आने वाली इन्फॉर्मेशन पहले आने वाली इन्फॉर्मेशन के कंपैरिजन में हमारे ब्रेन पर ज्यादा इंपैक्ट डालती है। इसका यूज 2 तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको अपने इन्वेस्टर्स या कस्टमर्स को इंप्रेस करना है तो आप अपने प्रोडक्ट के फ्लॉज के बारे में पहले बताओ और बेनिफिट्स के बारे में बाद में। दूसरी तरफ अगर आप खुद एक कस्टमर या इन्वेस्टर हो तो फ्लॉज और बेनिफिट्स को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करो ताकि आप एक गलत फैसला लेने से बच जाओ। जब किसी इंसान या किसी चीज की एक क्वालिटी उसकी बाकी सारी क्वालिटीज पर भारी पड़ जाए तो उसे ही हेलो इफेक्ट कहते हैं। यूजुअली हम एक इंसान की एक ही क्वालिटी देखकर उसे जज कर लेते हैं। जैसे अगर कोई देखने में सुंदर है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो स्मार्ट और हार्ड वर्किंग भी होगा। इसलिए किसी भी इंसान पर अपना ओपिनियन फॉर्म करने से पहले उसकी सारी क्वालिटीज और फ्लॉज की एक लिस्ट बनाओ, उसके अकॉर्डिंग ही उसे जज करो। नंबर 6 है कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। जब आप दुकान पर कपड़े खरीदने जाओ तो दुकान वाला सबसे पहले आपको एक्सपेंसिव कपड़े दिखाता है। लेट्स से कि आप शर्ट लेने गए तो दुकान वाला आपको सबसे पहले 5,000 का शर्ट दिखाएगा, फिर 4,000 का, देन 2,000 का। ऐसे में आपको 2,000 की शर्ट काफी सस्ती लगेगी क्योंकि आपने इससे पहले 5,000 के शर्ट देखे थे। अब आप घर से सिर्फ 1,500 का बजट बनाकर निकले थे लेकिन आप 2,000 का शर्ट खरीद कर वापस आओगे। ठीक उसी तरह अगर दुकान वाला इसका अपोजिट करे तो वो कम प्रॉफिट कमाएगा। अगर वो आपको सबसे पहले 500 का शर्ट दिखाए, देन 800 का, देन 1,000 का, देन 1,500 का, तो आपको 1,500 का शर्ट बहुत महंगा लगेगा। आप भले ही घर से 1,500 का शर्ट खरीदने का मन बनाकर निकले हो लेकिन आप 1,000 वाला शर्ट लेकर वापस आओगे। इसे कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट कहते हैं। हमारा दिमाग हर वक्त चीजों को कंपेयर करता रहता है। अगर एक एवरेज दिखने वाला इंसान
एक बदसूरत इंसान के बगल में खड़ा होगा तो वो आपको ज्यादा सुंदर लगेगा। अगर वही एवरेज इंसान एक सुपर मॉडल के बगल में खड़ा होगा तो वो आपको बदसूरत लगने लगेगा। इसलिए कोई भी फैसला लेते वक्त अपने रिक्वायरमेंट्स और बजट को ध्यान में रखो। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट का यूज मार्केटिंग में बहुत ज्यादा होता है। मार्केटर्स यूजुअली अपने प्रोडक्ट की एमआरपी 2000 रुपए लिख देते हैं, फिर उसे काटकर उसमें 25% डिस्काउंट लिखकर 1500 में बेचते हैं। इस तरह से आपको लगता है कि वो इसे सस्ते में बेचें, लेकिन असल में उनका प्लान इसे 1500 में बेचने का ही था। नंबर 7 है कंफर्मेशन बायस। यूजुअली हर चीज को लेकर हमारे अंदर एक बिलीफ होता है। फॉर एग्जांपल, शाकाहारी लोगों का मानना है कि वेजिटेरियन डाइट हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है और इस वजह से हर किसी को वेजिटेरियन होना चाहिए। इसलिए वो सिर्फ उन स्टडीज पर ध्यान देते हैं जो इनके इस बिलीफ को और मजबूत कर दे, और वो अपने इस बिलीफ के अगेंस्ट जाने वाली रिसर्चेस को झूठी बोलकर इग्नोर कर देते हैं। काफी लोगों का मानना है कि सोलर कार्स हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर आप ये देखो कि एक कार में सोलर पैनल्स को बनाने में जितने सिलिकॉन का यूज होता है, उस सिलिकॉन को जमीन से खोद कर निकालने में, उसे प्यूरिफाई करने में और उसके पैनल्स बनाने में कितना पोल्यूशन हो रहा है। साथ ही में सोलर बैटरीज बनाने में भी हमें बहुत सारा लीड यूज करना होता है, जिसे जमीन से निकालकर प्यूरिफाई करने में भी पोल्यूशन होता है। एक सोलर कार भले ही कोई पोल्यूशन ना करे, लेकिन उसे बनाने में होने वाला पोल्यूशन एक नॉर्मल कार के पोल्यूशन से बहुत ज्यादा है। कंफर्मेशन बायस ही रीजन है लोगों के स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल व्यूज का। यूजुअली लोग सिमिलर पॉलिटिकल व्यूज वाले लोगों के साथ ही रहते हैं। वो एक ही पर्सपेक्टिव से सारे न्यूज देखते हैं और अपोजिट पार्टी की बुराई सुनते हैं। जब यही सेम चीज उन्हें 10 जगह से 10 बार सुनने को मिलती है तो वो इन्हें ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स मान लेते हैं। फिर अगर कोई बंदा इनके सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स से अग्री ना करे तो वो बेवकूफ, चमचा या अंधभक्त हो जाता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको सोलर एनर्जी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को सुनकर अपना मन मत बना लो। आप सबसे पहले अलग अलग सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और फिर ये डिसाइड करो कि कौन सी कंडीशन में एक पर्टिकुलर चीज अच्छी होगी और कौन सी कंडीशन में बेकार। मुझे कमेंट करके आप बताइए कि क्या आप भी कभी कंफर्मेशन बायस में फंसे हो। नंबर 8 बैडर मैनहॉफ फिनोमेनन। इमेजिन करो कि आपने एक न्यू कार ली, अब अचानक से कार का वही मॉडल आपको रोड पर हर जगह देखने को मिल जाता है। आप जिस शहर में जाते हो वहाँ कम से कम 10 लोगों ने सेम कंपनी की कार ली होती है। सिमिलरली मान लो कि आपने इस हफ्ते एक न्यू वर्ड का मीनिंग जाना, अचानक से वो वर्ड आपको बार-बार सुनने और पढ़ने को मिलने लगता है। ये काफी स्ट्रेंज फिनोमेनन है जिसे बैडर मैनहॉफ फिनोमेनन कहते हैं। बेसिकली हमारा दिमाग एक पैटर्न रिकॉग्निशन मशीन है। ये हर चीज के पीछे मीनिंग और पैटर्न को खोजने की कोशिश करता है। जब तक हम किसी चीज के बारे में नहीं जान रहे होते हैं तब तक हमारा ब्रेन उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, लेकिन जैसे ही हम उस चीज के बारे में अवेयर हो जाते हैं हमारा दिमाग उसे हर जगह देखने लगता है। नंबर 9 ज़ेग्नारिक इफेक्ट। एक होटल में एक वेटर था जो कि हर किसी के ऑर्डर को बिना लिखे याद रखता था। उसे पता होता था कि कौन से टेबल के लोगों ने क्या ऑर्डर किया है। एक दिन एक ग्रुप के लोगों ने इसे नोटिस किया और ये देखने की कोशिश की कि वो वेटर आखिर इतने ऑर्डर्स को एक साथ याद कैसे रख सकता है। उन्होंने उसे सारा दिन लोगों के ऑर्डर्स लेते हुए और उन्हें डिलीवर करते हुए देखा। फिर एक पॉइंट पर उन्होंने उसे रोक कर पूछा, तुमने अभी आधे घंटे पहले टेबल नंबर 6 पर कौन सी डिश सर्व की थी? इस पर वेटर ने कहा, मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने उससे पूछा कि तुमने 5 मिनट पहले टेबल नंबर 9 पर कौन सी डिश सर्व की थी? वेटर ने कहा कि उसे ये भी नहीं पता। फिर उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हें इस टाइम कितने टेबल से ऑर्डर मिले? तो वेटर ने सारे ऑर्डर्स को झटपट बता दिया। इससे उन्हें यह पता लगा कि वेटर जैसे ही एक टेबल पर ऑर्डर डिलीवर कर देता है वो उस ऑर्डर के बारे में भूल जाता है। उसे सिर्फ इनकम्प्लीट ऑर्डर्स याद रहते हैं, ना कि कंप्लीट ऑर्डर्स। इसे ही ज़ेग्नारिक इफेक्ट कहते हैं। हम कंप्लीट टास्क को याद नहीं रख पाते बल्कि इनकम्प्लीट टास्क को बहुत अच्छे से याद रख पाते हैं। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि इस टाइम आपको क्या क्या करना है तो आपको सब कुछ अच्छे से याद रहेगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कल कौन से काम किए थे या एक हफ्ते पहले कौन से बड़े काम को पूरा किया था तो आपको वो अच्छे से याद नहीं होगा। काफी सारे लोग इन्हीं अधूरे कामों की वजह से सो नहीं पाते हैं। उनके अधूरे काम उनके दिमाग में बार बार घूमते रहते हैं। अगर आपके साथ कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप उन सारे अधूरे कामों को एक पेपर पर लिख लो। इससे आपके ब्रेन को एक क्लोजर मिल जाएगा और वो रेस्ट कर पाएगा। नंबर 10 द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। एक स्टडी में कुछ रिसर्चर्स ने एक शॉप में 21 टाइप्स की नेल पॉलिश रखी। उन्होंने देखा कि कस्टमर्स यूजुअली नेल पॉलिश लेने में काफी टाइम लगाते हैं। वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सी नेल पॉलिश सबसे अच्छी होगी। कुछ लोग बिना नेल पॉलिश ले ही दुकान से वापस चले जाते हैं। बाद में जब इन रिसर्चर्स ने कस्टमर्स को कांटेक्ट किया और ये जानने की कोशिश की कि क्या वो अपने परचेस से खुश हैं, तो जनरली कस्टमर्स ने थोड़ी सी डिससैटिस्फैक्शन दिखाई। उन्हें लग रहा था कि अगर वो दूसरे शेड की नेल पॉलिश ले लेते तो वो उन पर ज्यादा अच्छी लगती। इस स्टडी के सेकंड फेज में रिसर्चर्स ने 21 नेल पॉलिश की जगह सिर्फ 5 नेल पॉलिश रखी। इस बार उन्होंने देखा कि लोग नेल पॉलिश खरीदने में कम टाइम ले रहे हैं। इनफैक्ट हर कस्टमर एक नेल पॉलिश लेकर दुकान से गया और बाद में जब रिसर्चर्स ने इन कस्टमर को कॉल किया और उनसे पूछा कि वो अपने परचेस से खुश हैं तो उन कस्टमर्स ने हाँ में जवाब दिया। इसे ही पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहते हैं। आपको लगता है कि अगर आपकी लाइफ में ज्यादा चॉइसेस होंगी तो आप खुश रहोगे, लेकिन सच तो ये है कि ज्यादा चॉइसेस होने से आप सिर्फ कंफ्यूज होते हो और अपनी चॉइस से पूरी तरह से सेटिस्फाइड भी नहीं होते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपने कुछ मिस आउट कर दिया है। जैसे कि शाहरुख खान का गाना था कि हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं। अगर आपके सामने कदम कदम पर लाखों हसीनाएं होंगी तो आप एक सिलेक्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे और सिलेक्ट करने के बाद भी आप खुश नहीं रहोगे। आपको लगेगा कि नहीं यार वो दूसरी वाली ज्यादा अच्छी थी। तो यही रीजन है कि बड़े बड़े बिलियनर्स जैसे मार्क ज़करबर्ग और स्टीव जॉब्स एक ही तरह के कपड़े में अक्सर देखे जाते थे। इनफैक्ट वो हर रोज एक ही तरह का खाना भी खाते थे ताकि वो अपने डेली चॉइसेस को कम कर सकें, अपने ब्रेन को जरूरी डिसीजन लेने के लिए फ्री कर सकें। लेकिन ये बात याद रखिए कि आप सिर्फ इनके जैसे कपड़े पहनने से आप इनके जितने कामयाब नहीं हो जाओगे। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया कि क्यों आप टॉप 1% लोगों की आदतों को अपनाकर उनके जैसा नहीं बन सकते। डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। नंबर 11 है सर्वाइवरशिप बायस। इमेजिन करो कि आप एक शहर में जाते हो और आप पाते हो कि वहाँ पर बहुत सारे सक्सेसफुल रेस्टोरेंट्स हैं। ऐसे में आपको लगता है कि अगर आप भी इस लोकेशन में एक रेस्टोरेंट खोल लोगे तो आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर आपसे मिस्टेक ये हो गई कि आपने सिर्फ सक्सेसफुल रेस्टोरेंट को ही देखा। आपने उन रेस्टोरेंट को इग्नोर कर दिया जो कभी यहाँ शुरू किए गए थे लेकिन वो फेल हो गए। अब सोचिए जरा, आप आखिर एक फेल रेस्टोरेंट को कैसे देखोगे? जो रेस्टोरेंट फेल हो गया वो तो कब कब बंद हो गया। यही चीज हम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में भी देखते हैं। दुनिया में कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो 1000 साल या 1500 साल से खड़ी हैं। इन्हें देखकर आपको लगता है कि उस टाइम के इंजीनियर्स आज के इंजीनियर्स के कंपैरिजन में काफी स्मार्ट रहे होंगे जो उन्होंने ऐसी बिल्डिंग बनाई जो आज तक खड़ी है। लेकिन यहाँ पर आप फिर से सर्वाइवरशिप बायस का शिकार हो गए। उस जमाने में बनाई गई 99% बिल्डिंग्स आज गिर चुकी हैं और सिर्फ यही कुछ गिनी चुनी बिल्डिंग्स ही बची हैं। इन 1% सुपर स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स को देखकर आप ये नहीं बोल सकते कि उस टाइम के इंजीनियर्स आज के इंजीनियर से बेटर थे। सर्वाइवरशिप बायस की वजह से आप अपने सक्सेस के चांसेस को ओवर एस्टिमेट कर देते हो, यानी आप ये ज्यादा समझ लेते हो कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आप न्यूज में हर वक्त ये देखते हो कि कैसे एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर
का बच्चा IIT क्वालिफाई कर गया, या एक सब्जी बेचने वाले का लड़का IAS बन गया। आप देखते हो कि हिस्ट्री में हर सक्सेसफुल बंदा एक टाइम पर गरीब था, लाचार था और बाद में अपनी मेहनत के बलबूते पर सक्सेसफुल हो गया। ये स्टोरी सुनकर आपको लगता है कि अगर आप भी मेहनत करोगे तो आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन आप उन लोगों को इग्नोर कर देते हो जिन्होंने काफी मेहनत की। बहुत सारे ऑटो रिक्शा ड्राइवर के बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पेरेंट्स सब्जी बेचते थे, लेकिन वो फिर भी फेल हो गए। इन फेल हुए लोगों के अंदर भी खूब मोटिवेशन था, लेकिन लाइफ में कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आए कि ये लोग पूरी कोशिश करके भी हार गए। इसलिए अगर आप सक्सेसफुल हो जाओ तो पूरा क्रेडिट अपनी मेहनत को मत दो। अगर आप फेल हो जाओ तो ये हमेशा याद रखो कि आपके फेल होने के चांसेस आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस से कहीं गुना ज्यादा थे। इस पर हताश होने के बजाय आप फिर से कोशिश करो। नंबर 12 है सेल्फ सर्विंग बायस। अगर आप किसी काम में सक्सेसफुल हुए हो तो वो इसलिए हुए हो क्योंकि आपने बहुत मेहनत की थी, लेकिन अगर आप किसी काम में फेल हुए हो तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपका टीचर बेकार था, आप पिछले रात सोए नहीं थे और इसने काली बिल्ली ने आपका रास्ता काटा था। लेकिन अगर आपका दोस्त आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि टीचर उसके फेवर में था, वो उस दिन लकी था और उसने एक दिन पहले मंदिर में नारियल चढ़ाया था। सिमिलरली अगर आपने एक अच्छा काम किया है तो वो इसलिए किया है क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर आपसे कोई गलती हुई है तो वो इसलिए हुई है क्योंकि आपके हालात खराब थे, आपको मजबूरी में आकर वो काम करना पड़ा। लेकिन अगर दूसरे बंदे ने कोई अच्छा काम किया है तो वो ये सब दिखावे के लिए कर रहा है, लेकिन अगर उससे कोई गलती हुई है वो तो है ही घटिया बेवकूफ इंसान और उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। इसे फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर या सेल्फ सर्विंग बायस भी कहा जाता है। इस एरर का शिकार होकर हम अक्सर अपनी अच्छी क्वालिटीज को अपने सर पर चढ़ा लेते हैं और अपनी बुरी क्वालिटीज को इग्नोर कर देते हैं, और दूसरों की बुरी क्वालिटीज उनकी पूरी पर्सनालिटी जज कर लेते हैं और उनकी अच्छी क्वालिटीज को इग्नोर कर देते हैं। नंबर 13 हिंडसाइट बायस। जब क्रिकेट मैच में इंडियन टीम हार जाए तो आपको ज्ञान देने वाले बहुत लोग मिलेंगे। वो बोलेंगे कि फलाने बैट्समैन को बैट इस तरह से घुमाना चाहिए था, ओपनिंग के लिए इसको नहीं उसको भेजना चाहिए था। उस टाइम तो लगता है कि अगर इन्हें क्रिकेट टीम का कोच बना दिया जाए तो अपनी टीम कभी नहीं हारेगी। इसी को हिंडसाइट बायस कहते हैं। जब एक इंसिडेंट हो जाता है तो हमें क्लियरली समझ में आ जाता है कि उस इंसिडेंट में एक पर्टिकुलर आउटकम का अचीव करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स को लेना चाहिए था। इस केस में मैच खत्म हो जाने के बाद हमें समझ आ जाता है कि क्रिकेटर्स को किस तरह से खेलना चाहिए था कि वो जीत जाते, लेकिन यही सारी बातें हम फोरसाइट में नहीं बता पाते। जब मैच चल रहा होता है तो ग्राउंड पर खड़े होकर ये सेम फेस ले लेना बहुत मुश्किल लगता है। स्टॉक मार्केट में ये अक्सर होता है, एक पर्टिकुलर स्टॉक के डूब जाने के बाद बहुत से इंटेलिजेंट लोग सामने आकर बोलते हैं उस स्टॉक के तो लक्षण पहले से ठीक नहीं लग रहे थे, उसे तो गिरना ही था। लेकिन उस स्टॉक के गिरने से पहले ये सारे इन्वेस्टर खुद ही उस स्टॉक में पैसे लगाए जा रहे थे। गिरने से पहले उन्हें पता नहीं था कि ये स्टॉक गिरने वाला है, लेकिन गिरने के बाद उन्हें बड़े आराम से पता लग जाता है कि वो स्टॉक क्यों गिरा। डिसीजन मेकर्स के लिए हिंडसाइट बायस से बचना बहुत जरूरी है। अगर आप एक डॉक्टर हो तो पेशेंट के मरने के बाद आपको उसकी बीमारी का इलाज नहीं समझ आना चाहिए। अगर आप एक CEO हो तो कंपनी डूब जाने के बाद प्रॉफिट कमाने के आइडियाज आपको नहीं आने चाहिए, ये सब पहले आना चाहिए। नंबर 14 है अवेलेबिलिटी बायस। आपको टेररिस्ट अटैक से मरने में डर लगता है या फिर कार क्रैश में? ज्यादातर लोग इसका आंसर देंगे कि उन्हें टेररिस्ट अटैक में मरने से डर लगता है, लेकिन सच ये है कि आपके कार क्रैश में मरने के चांसेस टेररिस्ट अटैक में मरने के चांसेस से कहीं गुना ज्यादा है। कार क्रैशेस रोज होते हैं और इसमें हर रोज किसी न किसी की मौत होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एक कार क्रैश होती है तो वो कोई बड़ी हेडलाइन नहीं बनती, इसके बारे में आप कम सुनते हो। लेकिन जब एक टेररिस्ट अटैक होता है तो पूरे देश का हर न्यूज चैनल इस बात पर हफ्तों तक बातें करता रहता है। टेररिस्ट अटैक की न्यूज आग की तरह फैलती है, जबकि कार क्रैश की न्यूज पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। इस वजह से आपको टेररिस्ट अटैक से मरने में ज्यादा डर लगता है। हमारा दिमाग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने में काफी कमजोर होता है, हम फुल पिक्चर को नहीं देख पाते और इस वजह से जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है उसी के बेसिस पर डिसीजन ले लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले 20 साल में क्राइम रेट्स कम हुए हैं या बढ़े हैं तो आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि आज क्राइम रेट्स बढ़ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम काफी पीसफुल सोसाइटी में रह रहे हैं और आज का क्राइम रेट 20 साल पहले के क्राइम रेट के कंपैरिजन में काफी कम है, लेकिन हम न्यूज में हर रोज कहीं ना कहीं होने वाले क्राइम के बारे में पढ़ते और सुनते रहते हैं। इस वजह से हमें लगता है कि आज क्राइम रेट बढ़ गया है। हमें ये याद रहता है कि आज कौन सा बच्चा स्कूल गया और वहां से किडनैप हो गया, लेकिन हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि उसके साथ देश के करोड़ों बच्चे और स्कूल गए और सारे ही बच्चे घर लौट कर आ गए। हम उस क्राइम की इन्फॉर्मेशन पर फिक्सेट करके ये फैसला ले लेते हैं कि सोसाइटी बच्चों के लिए सेफ नहीं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप उसकी एक फुल पिक्चर निकालने की कोशिश करो। तो दोस्तों ये 14 माइंड ट्रैप्स जो आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं। ऐसे और 6 माइंड ट्रैप्स हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए 6 और माइंड ट्रैप्स देखने हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। इससे मुझे पता लगेगा कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई है और इसका मैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊंगा। फाइनली, यू गाइस आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।